उत्तराखंड और मिजोरम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ। उत्तराखंड में मौजूदा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट फिर से अध्यक्ष बने। वहीं मिजोरम में पूर्व मंत्री और विधायक के बेचुआ नए अध्यक्ष चुने गए हैं। आज 7 राज्यों में बीजेपी अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए और अब तक 20 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। अगले 2 दिनों में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव होने हैं। किस राज्य में कौन अध्यक्ष होगा, जरा ये भी जल्दी आपको बता दें। मध्य प्रदेश में हेमंत खंडेलवाल का अध्यक्ष बनना लगभग तय। हिमाचल में राजीव बिंदल को तीसरी बार कमान। उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष। रामचंद्र राव तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके हैं। महाराष्ट्र में रविंद्र चव्हाण को कमान दी गई। आंध्र प्रदेश में पीएनबी माधव, मिजोरम में पूर्व मंत्री और विधायक के बेचुआ का अध्यक्ष बनना तय पहले ही हो चुका था। तो राज्यों के चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का जो कार्यक्रम है वो घोषित होगा। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को चुनाव अधिकारी बनाया गया। यहाँ एन रामचंद्रन राव प्रदेश अध्यक्ष के कमान को संभालते नजर आएंगे। उनका चयन हो चुका है, कारण है उनके खिलाफ कोई अन्य पर्चा नहीं भरा गया। वहीं महाराष्ट्र में मौजूदा वर्किंग प्रेसिडेंट रविंद्र चव्हाण को यह कमान दी गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को महाराष्ट्र चुनाव के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिल गया है। एक बार फिर से डॉक्टर राजीव बिंदल ही पार्टी अध्यक्ष होंगे। हिमाचल भाजपा के 3 बार प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले बिंदल एकमात्र नेता बन गए हैं। तो अब तक 20 राज्यों में अध्यक्ष के चुनाव हो चुके हैं। महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड में आज चुनाव हुए हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, पुडुचेरी में भी आज चुनाव हुए। लद्दाख, पश्चिम बंगाल में 2 दिनों में चुनाव हो जाएंगे। 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हो चुके हैं, यानी कि 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव पूरे हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक जैसे जो राज्य हैं उसमें तीसरे चरण में होगा चुनाव। तो 2 जुलाई को कुल 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में नए अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि राज्यों में नए नेतृत्व की स्थापना से जहां पार्टी को आगामी चुनाव के लिए सशक्त संगठन मिलेगा, वहीं ये प्रक्रिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए मंच तैयार कर रही है। अगले कुछ दिनों में बीजेपी नेतृत्व को लेकर अहम संकेत सामने आ सकते हैं। साथियों, मैंने पहले ही बताया कि महेंद्र जी और हमारा बड़ा पुराना साथ है। हम लोग युवा मोर्चा में भी साथ काम करते थे और राजनीतिक पृष्ठभूमि भी लगभग एक समान सी है। और जब महेंद्र जी को इस बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई तो सच में चुनौतियां बहुत होती हैं और मुझे पता है कि ये चुनौतियां हम सब मिलकर उनको समाधान की ओर ले जाएंगे, संकल्प को शिखर की ओर ले जाएंगे, संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाएंगे। और अब तो जो भी चुनौतियां आती हैं, हम चुनौतियों को ही माध्यम बनाकर सच में उस चुनौतियों को अवसर में बदल देते हैं। आपने देखा होगा जितनी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हुई, हमारे भाई साहब आदरणीय दुष्यंत गौतम जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत नजदीक से देखा है कि अनेक बार हमको अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन भाइयों बहनों, आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से और आप सबके समर्थन से जब जब चुनौतियां आई हैं, जैसे स्प्रिंग को दबाया जाता है, उसके बाद जैसे स्प्रिंग छट से छूटती है, ऊपर पहुंचती है, उस प्रकार का हम लोगों के साथ जो है भगवान की और आप सबकी कृपा होती है। तो भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लेटेस्ट अपडेट। अब एक बार फिर से भूपेंद्र यादव दौड़ में सबसे आगे। भूपेंद्र यादव के पास है लंबा अनुभव, अधिकांश भाजपा शासित राज्यों में चुनाव करवाने का अनुभव, लंबे समय तक संगठन में भी निभा चुके हैं अहम भूमिका। वर्तमान में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव।
हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। अदिति, जाहिर है भूपेंद्र यादव के नाम की चर्चा पहले भी हो रही थी, लेकिन बीच में इस पर विराम हुआ, लेकिन एक बार फिर से भूपेंद्र यादव के नाम की चर्चा जोरों पर है। क्या वजह है और क्या संभावनाएं बनती हुई दिखती हैं अदिति? देखिए, भूपेंद्र यादव का रेस में बिल्कुल सबसे आगे होना, जिसे कहते हैं कि दौड़ में सबसे आगे होना, जाहिर तौर पे इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण मायने हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई चौंका देने वाला नाम है। भूपेंद्र यादव का नाम आज से नहीं, पिछले 2 साल से लगातार जब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चर्चा हुई है तब तब आया है। भूपेंद्र यादव बिहार से भी आते हैं। भूपेंद्र यादव राजस्थान के अजमेर से भी उन्होंने वहां पर अपने राजनीतिक भी और अपनी पढ़ाई और जो शुरुआती शिक्षा का जो जीवन है वो व्यतीत किया है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात है, अगर जाति का जिक्र करें तो भूपेंद्र यादव हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन उससे बड़ी जो उनके अंदर जो काबिलियत है वो है संगठनात्मक शक्तियों की। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, वो एक बहुत अच्छे वकील हैं, वकालत उनका पेशा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब से उन्होंने काम शुरू किया है तब से जिस राज्य में वो संगठन महासचिव या प्रभारी संगठन प्रभारी के लिहाज से जब भी चुनाव के लिए गए हैं, उन सभी जगह वो चुनाव जीत कर लाए हैं। यानी कि उनका जो जैसे बोलते हैं कि स्ट्राइक रेट है वो हमेशा बहुत अमीर उस तरह से जीत में तब्दील हुई है। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी रही है। तो भूपेंद्र यादव के लिए कहा जाता है कि वो संगठनात्मक शक्तियों के धनी हैं। वो समझते हैं नई और पुरानी भाजपा, क्योंकि वो अरुण जेटली और पुराने जमाने में जो पुरानी भाजपा थी उनके साथ भी काम कर चुके हैं। वो नई भाजपा जो 2014 के बाद की भाजपा है उनके साथ भी काम कर चुके हैं। वो आरएसएस के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। और जो सबसे बड़ी उनकी योग्यता है वो है संगठन और कार्यकर्ताओं से उनकी बातचीत और उनके मन की बात को समझकर काम को जमीन तक ले जाना, रूट तक ले जाना, बूथ को मजबूत करना। और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है वो है बूथ मजबूत करना। मेरा बूथ, जिस तरह से अक्सर कहते हैं कि बूथ जीत लिया तो चुनाव जीत लिया। और ये जिसमें ऐसा नहीं है कि रेस में धर्मेंद्र प्रधान का नाम नहीं है या फिर मनोहर लाल खट्टर का नाम नहीं है, शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं है या प्रहलाद जोशी का नाम नहीं है। ये तमाम भी नाम है जो फहरिस्त में हैं। और इन सब में जो एक कॉमन बात है वो है संगठनात्मक शक्तियों के धनी होना। लेकिन खास तौर पर अगर भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र करें तो ये दो वो व्यक्ति हैं जिनके दोनों की ही स्ट्राइक रेट जबरदस्त है। लेकिन अब माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो 19 राज्यों का जो अध्यक्ष मिलना था वो सब कुछ तय हो चुका है। उड़ीसा में भी जो अध्यक्ष है वो 8 तारीख को होगा, पहले कल होना था। अब ऐसी स्थिति में अब केवल और केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार है, क्योंकि नाम नहीं मिली तो तारीख पे तारीख, और अब वो समय आ चुका है जब नाम मिलेगा। और ऐसे में भूपेंद्र यादव रेस में सबसे आगे हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो आरएसएस या कहें कि आला कमान जो है वो भूपेंद्र यादव को पहली पसंद के लिहाज से आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि भूपेंद्र यादव इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें अदिति ये है कि पूरे देश को एक साथ लेकर के चलने की जिम्मेदारी राष्ट्राध्यक्ष की होती है। ऐसे में जो जगह जगह चुनाव होने हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी। जिस तरीके से नड्डा इस पूरी जिम्मेदारी को कैरी फॉरवर्ड करते रहे, अब भूपेंद्र यादव के नाम की चूंकि चर्चा हो रही है तो जाहिर है जो भरोसा है वो भी पुख्ता होगा और आरएसएस जो की तरफ से जो संगठन की दी हुई जिम्मेदारी होगी वो भी बखूबी निभा सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए तो भूपेंद्र यादव को जिम्मेदारी दी और मध्य प्रदेश का चुनाव जीता गया। इसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो भूपेंद्र यादव को जिम्मेदारी दी। हरियाणा का जिक्र करें, लंबी बिहार, पहले चुनाव की बात करें, लंबी फहरिस्त है। जब भी भूपेंद्र यादव को जिस भी राज्य की जिम्मेदारी दी, चुनाव जीता गया। लेकिन जो इतना लंबा समय लगा, नड्डा के कार्यकाल को जो एक्सटेंशन मिला वो भी खत्म हो गया, उसमें कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन रही। अक्सर बीजेपी मातृ संगठन आरएसएस से सुझाव लेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिहाज से, जिसमें आरएसएस की विचारधारा और बीजेपी की संगठन की विचारधारा को साथ लेकर आगे बढ़ाया जाए, ऐसे किसी व्यक्ति को आगे किया जाए। तो ये भी माना जा रहा था कि आरएसएस की तरफ से कई नामों पर सहमति नहीं है या आरएसएस की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं उस पर बीजेपी की सहमति नहीं है। और यही वजह है कि थोड़ा लंबित रहा मामला, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे फैसला नहीं हुआ। हालांकि इस बीच में ऑपरेशन सिंदूर भी आ गया, इसमें
अहमदाबाद जैसा कांड भी हो गया, इस वजह से भी डिले हुआ। लेकिन सही मसला यही है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में सहमति उस तरीके से ना बन पाने के चलते देरी हो रही थी। अब भूपेंद्र यादव का नाम आज भी था, पहले भी था, और इस रेस में अक्सर वो प्रथम श्रेणी में रहे हैं। तो अगर बिहार में चुनाव होते हैं, सिर्फ बिहार की पर्सपेक्टिव से जाहिर तौर पे नहीं चुना जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अध्यक्ष होगा जिसमें के अंडर 2029 के लोकसभा चुनाव भी होंगे और उसके 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव भी होंगे। तो अगले 10 महीने में होने वाले बिहार से लेकर, बंगाल से लेकर, तमिलनाडु से लेकर महत्वपूर्ण चुनाव भी होंगे, यानी अगले 10 महीने के 5 राज्यों के चुनाव। तो इससे, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो वो चुनाव लड़ती है तो जीतने लड़ती है। और दूसरी बड़ी बात है, उस व्यक्ति को ले जाना चाहते हैं जो प्रवास करे, संगठन को मजबूत करे, दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए, और ये तमाम चीजें करे। और वो वही कर सकता है जो संगठन का गुणी हो, जो भूपेंद्र यादव हैं। लेकिन ये देखना होगा कि क्या आरएसएस की तरफ से सहमति, ग्रीन सिग्नल हो गया है, क्योंकि आपको याद होगा जब अमित शाह को बनाया जा रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस समय भी कहा गया कि प्रधानमंत्री और अध्यक्ष दोनों ही एक ही राज्य से कैसे। अक्सर ये देखा जाता है कि किसी और राज्य से लाएं जिससे वैरायटी हो, ज्यादा से ज्यादा रीच हो। लेकिन फिर भी नितिन गडकरी ने जाके समझाया था आरएसएस को कि प्रधानमंत्री बेहतर तरीके से सत्ता तब चला पाएंगे जब संगठन चलाने वाला वो व्यक्ति हो जो उनके काम करने के समझ को आगे ले जा सके या तालमेल बिठा सके। उसके बाद जेपी नड्डा को बनाया गया जिन्होंने बेहतर तरीके से सत्ता के साथ तालमेल बिठाया। तो अब उम्मीद की जा रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो संगठन भी समझे और सत्ता पे बैठे शीर्ष पद पे तालमेल को भी बना सके, क्योंकि संगठन सत्ता को साथ में लेके जाना है। उसमें भूपेंद्र यादव गुणी है। आरएसएस के ग्रीन सिग्नल का लगभग माना जा रहा है तय हो चुका है, और ऐसे में रेस में सबसे आगे भूपेंद्र यादव को माना जा रहा है। चलिए ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे इन्फॉर्मेशन के लिए।